प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड का पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना अर्थात प्रदेश का जो विचार है, इसका अर्थ, परिभाषा, साथ ही प्रदेशों की विशेषताएं और प्रदेशों के जो मुख्य प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना, रीजनल कंसेप्ट इन ज्योग्राफी। तो भूगोल में प्रदेश शब्द नया नहीं है, जबकि इस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भूगोल में प्रदेश की जो संकल्पना का विकास है वो इस आशय से किया गया कि जो वृत्तर क्षेत्र हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उनको कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर उस पूरे क्षेत्र का एक संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जा सके। अर्थात एक बड़े क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में, प्रदेशों में बांटा जाए और उन प्रदेशों का फिर अलग अलग अध्ययन किया जाए, जिससे सभी क्षेत्रों का संपूर्ण अध्ययन हो सके। वैदिक काल और पौराणिक काल में भी विश्व को प्रदेशों में बांटने के लिए भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्वों को आधार माना गया। पौराणिक समय में ज्ञात पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित कर भौगोलिक अध्ययन किया गया। तो इस तरह से जो प्रदेश का विचार है वो भूगोल में नया नहीं है। प्राचीन समय से ही भूगोल में प्रदेशों का अध्ययन होता रहा है। चिरसम्मत शास्त्रीय काल, यूनानी व रोमन जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी प्रादेशिक अध्ययन किया है। स्ट्रैबो महोदय ने भौगोलिक ज्ञान को प्रादेशिक रूप में ही प्रस्तुत किया। इसके बाद पुनर्जागरण काल में जर्मनी के भूगोलविद क्लूवेरियस ने विश्व भूगोल नामक पुस्तक में विश्व के विभिन्न देशों का प्रादेशिक विवरण दिया। 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंत तक पृथ्वी तल का क्रमबद्ध भौगोलिक अध्ययन करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने प्रदेश की संकल्पना को और मजबूत किया। जर्मनी में प्रदेशों की सीमा निर्धारण करने में प्राकृतिक तत्वों को आधार माना गया। तो अर्थात जर्मनी में प्रदेशों का विभाजन राजनीतिक सीमाओं की बजाय प्राकृतिक तत्वों को आधार मान के किया गया। कोई नदी या पर्वत, इस तरह के तत्वों को आधार माना गया, जिसे शुद्ध भूगोल कहते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे भूगोल में प्रदेश की जो संकल्पना है ये बढ़ती गई और प्रादेशिक अध्ययन होता रहा। 19वीं शताब्दी में कार्ल रिटर एवं रिच्टहोफेन ने प्रदेशों के निर्धारण में भौतिक तत्वों को आधार माना, अर्थात भौतिक तत्वों के आधार पर प्रदेशों का विभाजन किया। 20वीं शताब्दी में अल्फ्रेड हैटनर और ए.जे. हर्बर्टसन ने वृद्ध प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन किया और इन प्रदेशों का निर्धारण प्राकृतिक तत्वों के आधार पर किया। इसी तरह जर्मनी में लैंडशाफ्ट की विचारधारा के अनुसार भूगोल को प्रदेशों का क्रमबद्ध विज्ञान माना गया, अर्थात भूगोल में प्रदेशों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन होता है। लैंडशाफ्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सादृश्य प्रदेश, मतलब एक समानता लिए हुए जो प्रदेश होता है उसे सादृश्य प्रदेश कहते हैं। इसी तरह फ्रांस में विडाल डी ला ब्लास ने भी प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया। ब्लास ने संपूर्ण विश्व के प्रादेशिक भूगोल का वर्णन करने वाली पुस्तक विश्व भूगोल की योजना बनाई। इन्होंने फ्रांस का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें क्षेत्रों के विशिष्ट जीवन स्वरूप का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया गया। तो इस तरह प्राचीन समय से लेकर अब तक भूगोल में प्रदेशों का अध्ययन होता रहा है और कुछ विद्वानों ने तो
इस विषय को प्रदेशों का अध्ययन करने वाला विषय माना है। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं, अर्थात एक ऐसा भूभाग जिसके अंतर्गत भौतिक तत्वों में या जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं उनमें समानता पाई जाए, जो अपने नज़दीकी क्षेत्रों से या प्रदेशों से अलग दिखता हो या भिन्नता लिए हो, उसे हम प्रदेश कहेंगे। जैसा कि रिचर्ड हार्टसॉन महोदय ने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जिसकी निश्चित अवस्थिति हो, जो आसपास के क्षेत्रों से किसी न प्रकार से भिन्न होता हो। यहाँ हित की जगह होता हो है, ये टाइपिंग एरर है, तो आप इसे होता हो पढ़ें। तो हार्टसॉन महोदय के अनुसार प्रदेश उसे कहेंगे जो एक निश्चित स्थिति में हो, अर्थात जिसकी एक लोकेशन हो। जैसे कि अगर बात करें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, तो ये एक निश्चित क्षेत्र हैं, इनकी अवस्थिति है। ऐसे अगर बात करें किसी एक महाद्वीप में से भारत की बात करें तो एक निश्चित स्थिति है भारत की भी, जिसमें अक्षांश देशांतरों की बात करें या इसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश की एक निश्चित स्थिति होती है। साथ ही हार्टसॉन महोदय ने कहा कि यह अपने आसपास के क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होना चाहिए। ऐसे कुछ क्रियाकलाप हों या ऐसी कुछ विशेषताएं इसके अंतर्गत हों जिससे इसे हम दूसरे क्षेत्रों से अलग कह सकें। तो प्रदेश में आंतरिक भाग में समानताएं पाई जाती हैं, और वो समानताएं प्राकृतिक रूप से हो सकती हैं और सांस्कृतिक भी हो सकती हैं। प्रदेश को और अधिक समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो प्रदेश में भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं मिलती हैं। कोई भी क्षेत्र जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक समानताएं हैं उसे हम प्रदेश कहेंगे। दूसरा, प्रदेश के केंद्र में समानताएं अधिक और उसकी सीमा या परिधि पर कम मिलती हैं, अर्थात कोई भी एक प्रदेश है तो उसके केंद्रीय भाग में जो समानताएं हैं वो अधिक मिलेंगी, जबकि उसके सीमाई क्षेत्र में समानताएं कम पाई जाएंगी। तीसरा है, प्रदेश की एक विशेष स्थिति होती है, जैसा कि अभी अब चर्चा की कि एक प्रदेश उसे कहेंगे जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थित हो, जैसे कि उदाहरण दिया यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का, भारत का दे सकते हैं या किसी अन्य क्षेत्र का, तो एक निश्चित अवस्थिति होती है। दूसरा, प्रदेश की सीमा स्पष्ट भी होती है और संक्रमित या अस्पष्ट भी। जैसा कि मान लीजिए कोई ऐसे दो क्षेत्र हैं, तो एक क्षेत्र में यहाँ मान लीजिए मराठी भाषा लोग रहते हैं जो मराठी भाषा बोलते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में कन्नड़ भाषा बोलने वाले रहते हैं, तो ये दोनों क्षेत्र अलग हो गए जिनके आंतरिक भाग में समानताएं पाई जाती हैं। यहाँ मराठी भाषा बोलने वालों का बाहुल्य है, यहाँ कन्नड़ भाषा बोलने वालों का बाहुल्य है। तो इनकी अगर सीमाओं की बात करें तो जैसे जैसे केंद्र से इनकी सीमाओं की ओर बढ़ेंगे तो समानताएं कम होती जाएंगी। तो यहाँ एक ऐसा क्षेत्र आएगा बीच का जहाँ दोनों ही प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का अनुपात देखा जाएगा। तो इस तरह की सीमा को संक्रमित या अस्पष्ट सीमा कहते हैं। जबकि अगर प्राकृतिक सीमाओं की बात करें या जैसे भौतिक प्रदेशों की बात करें, तो अगर भारत की बात करें तो हिमालय क्षेत्र है, इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान है, पठारी भूभाग हैं, तो इनकी एक स्पष्ट सीमाएं हैं। ये अलग ही एक भौतिक प्रदेश हैं जो अपने दूसरे प्रदेश से भिन्नता लिए हुए हैं। तो इस तरह प्रदेशों में दो तरह की सीमाएं होती हैं, स्पष्ट और संक्रमित या अस्पष्ट। अगली इसकी विशेषता है कि प्रदेश पदानुक्रम व्यवस्था में मिलते हैं, अर्थात प्रदेशों
को अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि वृहद प्रदेश, फिर मध्यम प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश। जैसा कि आपके पेपर का नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, तो इसमें हम विश्व अर्थात पृथ्वी को प्रदेशों में बांट के अध्ययन करते हैं। जैसे कि संपूर्ण ग्लोब या विश्व को हमने महाद्वीपों में बांट दिया, तो अलग अलग महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। फिर इन महाद्वीपों को ही अलग अलग देशों में बांट दिया, वो मध्यम विभाजन हो गया। और अगर किसी एक देश का विभाजन हम राज्यों में या तहसीलों के अंतर्गत या अन्य सूक्ष्म इकाइयों में करते हैं, तो इस तरह से प्रदेशों का एक पदानुक्रम होता है जिसमें वो वर्ग से लेकर सूक्ष्म स्तर तक उनका गहन अध्ययन कर सकें, इसलिए इनका ये विभाजन किया जाता है। तो इस तरह ये प्रदेशों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो प्रदेश की परिभाषा को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रदेशों में सांस्कृतिक या भौतिक समानताएं मिलती हैं, केंद्र में अधिक समानता मिलती है और सीमा पर कम मिलती है, एक विशेष स्थिति होती है, सीमा स्पष्ट या संक्रमित होती है और पदानुक्रम व्यवस्था में मिलते हैं। तो इस तरह जो प्रदेश का विचार है ये काफ़ी प्राचीन रहा है और भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से एक ये सुविधाजनक विधि है जिससे हम किसी क्षेत्र विशेष को प्रदेशों में या छोटी इकाइयों में बांट के अध्ययन कर सकें। अगले वीडियो में हम प्रदेशों के प्रकार का अध्ययन करेंगे, साथ ही जो प्रदेशों की सीमांकन की विधियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। जय हिंद।